Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are good and safe. Dear students, we are on chapter number 7, electrochemistry. This would be the second last topic of our today's lesson. That is the electroplating on steel. We will study 3 examples: electroplating of zinc, electroplating of tin, and electroplating of chromium here. Okay. Yesterday I have told you about the definition and the condition necessary for good electroplating and the procedure about the electroplating of anything in detail. So do you remember what is electroplating? Dear students, electroplating, it is the electrolytic process of deposition of one metal on another metal. Okay, and what is the simple procedure of electroplating? उसको रिकॉल करें. आपको मैंने कल बताया था कि electroplating जो है it is electrolysis process या electrolytics that takes place in electrolytic tank. और इस electrolytic tank में जो 4 चीज़ें होती हैं वो आपको पता है. एनोड होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए और एनोड और कैथोड को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करना चाहिए. ये 4 चीज़ें होंगी तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो होना शुरू हो जाएगा. और इलेक्ट्रोलिसिस में जो हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, हाँ, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा. ठीक है, उसकी मैं आपको रिकैप दे देती हूँ कि हमने ये पढ़ा था कि जो प्लेटिंग मेटल होगा, जिसकी प्लेटिंग करवानी है, उसको हम एनोड बना देंगे. मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, उसको हम कैथोड बना देंगे. ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट में उन आयंस का सलूशन होगा जो प्लेटिंग मेटल होगा. ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कल बताया कि अगर हम जिंक यूज़ करेंगे तो जिंक सल्फेट ले लेंगे, टिन होगा तो टिन सल्फेट ले लेंगे, क्रोमियम होगा तो क्रोमियम सल्फेट ले लेंगे. तो जिसकी प्लेटिंग करनी है हमने, जो प्लेटिंग मेटल होगा उसी का हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेना है कंटेनिंग दैट आयन. ठीक है, तो ये द ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. आई होप कि आपने प्रीवियस सारे लेसन्स जो हैं वो लर्न किए होंगे, उसके तमाम रिलेटेड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए होंगे. ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. आफ्टर द लेसन यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, टिन एंड क्रोमियम ऑन स्टील. ठीक है, हमने स्टील के ऊपर तीनों की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है. लेट अस स्टडी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा. लाजिम बात है, प्लेटिंग मेटल डिफरेंट है, लेकिन मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड सेम है, तो ऑब्वियसली उसकी केमिस्ट्री भी डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिफरेंट है. ठीक है, पहली इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टील पे कर रहे हैं. 3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे कोर्स में है. पहली इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिंक की प्लेटिंग करनी है, तो प्लेटिंग मेटल जिंक होगा, वो एनोड बन जाएगा. ठीक है, कैथोड, स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो स्टील का कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो कैथोड बन जाएगा. ठीक है, आपने जिंक मेटल लिया है तो इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे जिसमें जिंक आयन मौजूद होगा. ठीक है, जिसमें पोटेशियम जिंक साइनाइड लेंगे. ये सोल्यूशन, इसके अंदर हम लिटिल सोडियम साइनाइड डाल देंगे. सोडियम साइनाइड डालने का पर्पस ये था कि वो इस इलेक्ट्रोलाइट की हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करता है. ये जस्ट आयोनाइज होगा. आयोनाइज होने के बाद ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड कैथोड के एनोड और कैथोड के ऊपर जो रिएक्शंस हो रहे होंगे उसमें हेल्प कर रहा होगा, लेकिन इटसेल्फ उसकी हाइड्रोलिसिस को वो प्रिवेंट करने के लिए सोडियम साइनाइड यूज़ किया गया. ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है. एनोड कैथोड की समझ आ गई ना आपको कि जिसकी प्लेटिंग करनी है उसको एनोड बना दिया. कैथोड तीनों में स्टील होगा, स्टील का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है. इलेक्ट्रोलाइट याद रखने हैं आपने. ठीक है, उसके बाद प्रोसेस, जब हम एनोड और कैथोड को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा. जिंक एनोड जो था हमारा, वो वहाँ से ऑक्सीडाइज होके 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जिंक आयन बना देगा और सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा. ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भेज देगा एक्सटर्नल सर्किट में, वो कैथोड के ऊपर आ जाएंगे. अब जिंक आयन सोल्यूशन में से कैथोड के साथ अट्रैक्ट होंगे, गेन करेंगे वो जिंक आयन, 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएगा जिंक मेटल में, जिंक उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ
इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक ऑन स्टील, ठीक है, कि सिंपल एनोड ऑक्सीडाइज हो गया और आयंस बना के सोल्यूशन में चला गया और सोल्यूशन में से आयंस जो है कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गए मेटल की सूरत में, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। लेट अस स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ दिस, ठीक है, सिंपल ये रिएक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारी, इसकी आयनाइजेशन होगी पोटेशियम जिंक साइनाइड, ये पोटेशियम आयंस और जिंक साइनाइड आयन ये आयोनाइज हो गए। ये 2 पोटेशियम थे ना, तो ये 2 पॉजिटिव आयन बना देंगे और ये ZnCN4 ये जो है ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना देंगे, हम इसे कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ये वाला जो 2 होता है ना नीचे, ये इसकी वैलेंसी होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो वो उसके ऊपर 2 आ गया इस वजह से, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव मेटल वाला पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और ये कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब ये जिंक साइनाइड आयन जो है ये जिंक आयन में कन्वर्ट होगा और साइनाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से जिंक आयन ये जो है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं और कहाँ से आएंगे, एनोड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक आयन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और कैथोड पे जाके एक्वस सोल्यूशन में जो जिंक आयन डिजॉल्व हो गए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएंगे और जिंक मेटल बना देंगे और उस स्टील के ऊपर, स्टील की सरफेस के ऊपर डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, उसकी प्लेटिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये प्रोसेस जो एनोड कैथोड के ये तो बहुत ईजी है क्योंकि ये ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ये इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, इलेक्ट्रोलाइट कैसे आयनाइज होता है ताकि पता चले ये जिंक आयन कैसे निकलते हैं, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। रिवर्सिबल एरो है, रिवर्सिबल एरो का क्या मतलब है कि रिएक्शन प्रोसीड बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आयनाइज हो जाता है, आयनाइज होने के बाद ये दोबारा कंबाइन भी हो जाता है, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे जिंक आयन तो यूज़ हो रहे हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट भी और एज इन डेपोजिशन भी। व्हाट अबाउट साइनाइड आयन? अब उसने यहाँ पे कहा है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है दैट कंटेन साइनाइड आयन दैट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड कैपेबल ऑफ किलिंग फिश एंड अदर एनिमल्स। तो हमें इस सोल्यूशन को रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, वाटर बॉडीज़ में ड्रॉप नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर साइनाइड आयन मौजूद है और साइनाइड आयन टॉक्सिक है। इट हैज़ कैपेबिलिटी टू किल द एक्वेटिक लाइफ, सो दे शुड नॉट बी थ्रोन और ड्रॉप्ड इनटू द रिवर एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। तो ये एक एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट था जिसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर हम ये इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं तो इस इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर ड्रॉप नहीं करना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक साइनाइड आयन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं टिन प्लेटिंग। अब आपको पता है कि टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं तो टिन को एनोड बना देंगे। स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, स्टील ऑब्जेक्ट जो है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है कैथोड बना देंगे। अब टिन जो होता है ना ये स्टेनम होता है, तो इसीलिए जिसकी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ की गई है उससे मिलती जुलती जिसमें टिन मौजूद हो वो स्टेनस सल्फेट है, SnSO4 सल्फेट, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए गए हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट की हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। हर एक में आपने देखा होगा कि फ्यू ड्रॉप्स किसी चीज़ के डाले गए हैं ताकि वो हाइड्रोलिसिस को बचा सके उसकी, कि वो खुद हाइड्रोलाइज ना हो जाए, ठीक है। वो जस्ट आयोनाइज होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट को हम आयोनाइजेशन करते हैं, आयंस बना, पॉजिटिव आयन अलग कर देते हैं, नेगेटिव आयन अलग कर देते हैं, फिर उसके बाद हम एनोड और कैथोड रिएक्शन शो कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल। SnSO4, Sn अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा। SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, Sn के ऊपर +2 चार्ज होगा, ठीक है। और एज अ होल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। +2 Sn के ऊपर जिसे स्टेनस कहते हैं और SO4 -2 जिसे हम सल्फेट कहते हैं, ठीक है। ये स्टेनस आयन, ये इलेक्ट्रोलाइट में से, ये इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग दैट आयन विच इज़ प्रेजेंट इन अ प्लेटिंग मेटल, स्टेनस, टिन, स्टेनस ये टिन का आयन है, ठीक है। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, ये जो टिन है Sn टिन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल वायर में, सर्किट में, और स्टेनस आयन क्योंकि अब उसकी सरफेस के ऊपर स्टेबल नहीं है एक्वस सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। ये स्टेनस आयन एक्वस सोल्यूशन में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके टिन बना देंगे दोबारा, ठीक है। ये स्टेनम टिन बना देंगे और सॉलिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे भी आपको लग रहा है एनोड और कैथोड बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है। यस, जो रिएक्शन एनोड पे हो रहा होता है उसका ऑपोजिट रिएक्शन कैथोड पे हो रहा होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है और कैथोड पे उसी तरह की रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो जो चीज़ आपने याद रखनी है वो मैंने आपको बताया है कि आपने आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे तो आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी सिंपल है। ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो लास्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो पढ़ते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग। अब सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्टील की सरफेस के ऊपर क्रोमियम मेटल ईजीली ढेर नहीं करता, ईजीली डिपॉजिट नहीं होता। इसलिए पहले टिन को या तो कॉपर की प्लेटिंग करवा दी जाए या निकल की प्लेटिंग करवा दी जाए, उसके बाद हम क्रोमियम की प्लेटिंग करवाएंगे। ठीक है, समझ आ गई? तो हमें क्रोमियम की प्लेटिंग के लिए 2 प्लेटिंग करवानी पड़ेंगी। सबसे पहले उसके ऊपर कॉपर या निकल की प्लेटिंग करवाएंगे स्टील के ऊपर, उसके बाद हम उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग करवाएंगे, क्योंकि क्रोमियम डायरेक्ट स्टील के ऊपर ढेर नहीं करता, डिपॉजिट नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़, ये एक पॉइंट था जो आपने ज़रूर मेंशन करना है। फिर उसके बाद बताना है एनोड क्रोमियम है, कैथोड क्या है। कैथोड तो स्टील ही है, लेकिन कौन सा वाला, अब प्योर स्टील नहीं, यहाँ पे या तो कॉपर प्लेटेड स्टील लेंगे या निकल प्लेटेड स्टील लेंगे, उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग करा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट, क्रोमियम अगर हमारे पास प्लेटिंग मेटल है तो इलेक्ट्रोलाइट क्रोमियम सल्फेट होगा। फिर वो रेपिटेशन के फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे ताकि इसकी हाइड्रोलिसिस बच सके। हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि हम जब एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं ना उसका, तो वाटर के साथ ही वो भी वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है कि केमिकली रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है। तो उसको जस्ट आयोनाइज करना है हमने, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसकी प्रिवेंट करता है उसकी हाइड्रोलिसिस को। आयनाइजेशन करें क्रोमियम सल्फेट, ये जो 3 है ये इसका 3 है। ठीक है, क्रोमियम सल्फेट क्रोमियम आयन में और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ से क्रोमियम हमें एक्वस सोल्यूशन में से मिल गया। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लें, यहाँ पे क्रोमियम के से Cr2 आएगा, Cr2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, यहाँ पे Cr के नीचे 2 आएगा, तो ये 2 जो है सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये जो 3 है क्रोमियम की होगी, क्योंकि क्रोमियम मेटल है इसलिए +3 हो गया और सल्फेट के ऊपर -2 आ गया। ठीक है, ये क्रोमियम की आयनाइजेशन है। ठीक है, क्रोमियम आयन की आयनाइजेशन है, क्रोमियम सल्फेट की आयनाइजेशन है जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा। अब ये देखें कि आपको पता है कि एनोड पे क्या होता है, जो प्लेटिंग मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए, क्रोमियम आयन बन गए। क्रोमियम आयन जो है, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कौन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कौन 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कौन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी के ऊपर कि किसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उसके वैलेंस शेल के अंदर कि वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रोमियम 3 करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक्वस सोल्यूशन में, वो एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में चला जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में से क्रोमियम आयन कैथोड की सरफेस से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा क्रोमियम मेटल बना देंगे, लेकिन वो एनोड से मेटल चलता चलता कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो ये जो स्टील का ऑलरेडी प्लेटेड कॉपर और निकल प्लेटेड स्टील था, अब उसके ऊपर क्रोमियम की डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, हम इसको क्रोमियम प्लेटिंग कहेंगे। ठीक है बच्चों, 3 तरह की एग्जांपल्स आज हमने पढ़ी, जिंक की प्लेटिंग करवाई, टिन की प्लेटिंग करवाई, क्रोमियम की प्लेटिंग करवाई। मेन प्रिंसिपल प्लेटिंग का यही था कि एनोड आपने प्लेटिंग मेटल को बनाना है, कैथोड आपने स्टील का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम स्टील के ऊपर कर रहे हैं तो हर जगह स्टील ही होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट में वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में वो आयन होना ज़रूरी है जो कि प्लेटिंग मेटल है। ठीक है, उसका आयन होना ज़रूरी है। जस्ट ये 3 चीज़ें हम बेसिक प्रिंसिपल था इसका। फिर वही प्रिंसिपल के एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही होगी, डेपोजिशन हो रही होगी उस मेटल की जिसकी हमने प्लेटिंग करवानी है। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप कैथोड, अभी बताया आपको कैथोड एनोड की रिएक्शन तो टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस द इलेक्ट्रोलिटिक जो आयनाइजेशन है, इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन है उसकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझें और उसके बाद फिर आप इसको अप्लाई करें। ठीक है, और आपकी असाइनमेंट में सिंपल तीनों प्लेटिंग में से मैंने क्रोमियम प्लेटिंग दी है, आप क्रोमियम प्लेटिंग डिस्क्राइब करके जो है वो नोट की फॉर्म में रिएक्शंस के साथ मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई ना कोई प्लेटिंग इसमें से आती होती है, तो ये सारे जो लास्ट के टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसकी आप बहुत अच्छी सी
प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा सा इसको तैयार करें। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डिस्कस इट विद मी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।